हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंसोलेशन। इंसोलेशन इसी को हिंदी में सूर्यतप बोलते हैं और सौर विकिरण भी कहीं ना कहीं इसी को बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अंतर होता है लेकिन फिर भी हम लोग मानेंगे कि सौर विकिरण और सूर्यतप एक ही चीज़ है। तो इंसोलेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चीज़ों को पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। जहाँ पे चित्र की ज़रूरत होगी वहाँ पे आपको चित्र दिखा दिए जाएंगे। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। यानी हमें और हमारी पृथ्वी को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। लेकिन इसे नगण्य मात्रा में अंतर्जात बलों द्वारा तथा पृथ्वी, सूर्य व चंद्रमा के मध्य आकर्षण बल द्वारा उत्पन्न ज्वारीय ऊर्जा के रूप में भी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा एक तो सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है और कुछ मात्रा में अंतर्जात बलों द्वारा, जैसे पृथ्वी के अंदर जो बल लगते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था अंतर्जात बल, बहिर्जात बल क्या है, तो उससे भी पृथ्वी को कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी के मध्य जो आकर्षण बल लगता है और जो ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, इससे भी पृथ्वी को ऊर्जा मिलता है। पृथ्वी के जैवमंडल रूपी पारिस्थितिक तंत्र की क्रियाशीलता एवं स्थायित्व को बनाए रखने के लिए सौर विकिरण का प्रमुख योगदान होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखा है पृथ्वी के जैवमंडल यानी जीवन मंडल। जैवमंडल का मतलब जीवन मंडल, जिसमें पेड़ पौधे, मनुष्य, जंगली जानवर, पालतू पशु, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनकी क्रियाशीलता को एवं स्थायित्व को बनाए रखने के लिए सौर विकिरण का होना ज़रूरी है। अगर सूरज की रोशनी, सूरज से ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी तो हम लोग, जीव जंतु, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। पृथ्वी, अब यहाँ पे देखिए ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। पृथ्वी लघु तरंग सौर विकिरण के रूप में ऊष्मा की प्राप्ति करती है तथा दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के रूप में ऊष्मा का निष्कासन करती है। यानी कि मान लीजिए ये सूर्य है और यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है। तो सूर्य से जो ऊष्मा आती है वो लघु तरंग के रूप में आती है, छोटे छोटे पैकेटों, बंडलों के रूप में आता है। लेकिन रात में पृथ्वी ठंडी होती है, यानी कि ऊष्मा वापस जाती है, तो वो दीर्घ पार्थिव विकिरण के रूप में जाती। पार्थिव को मतलब पृथ्वी से संबंधित दीर्घ तरंग के रूप में, ठीक है। तो इतना याद रखिए, जब सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा आती है तो वो लघु तरंगों के रूप में आती है और वापस जाते समय दीर्घ तरंग के रूप में जाती है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा तथा निष्कासित ऊष्मा में एक प्रकार का संतुलन स्थापित रहता है, जिससे सतह के तापमान में भी संतुलन की अवस्था बनी रहती है। किंतु यह परिकल्पना मानव हस्तक्षेप रहित वातावरण को ध्यान में रखकर की गई है। अब ये कहा गया कि भाई जो पृथ्वी से, जो सूर्य से पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त होती है और पृथ्वी ऊष्मा का निष्कासन करती है, इन दोनों में क्या होता है? बैलेंस बना रहता है। इससे क्या होता है? पृथ्वी का तापमान ना तो ज़्यादा घटता है और ना ही ज़्यादा बढ़ता है। यानी पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस, ये लगभग बना रहता है। लेकिन ये कब बना रहेगा? जब पर्यावरण में, वातावरण में मानव हस्तक्षेप नहीं होगा। अगर मानव हस्तक्षेप करता है तो ये बैलेंस जो है, संतुलन जो है, वो बिगड़ जाता है। वर्तमान में जिस प्रकार मानवीय हस्तक्षेप के प्रभाव से पर्यावरण के दोहन तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि हुई है, इससे न केवल पृथ्वी के सतह के तापमान में वृद्धि हो रही है, बल्कि ऊष्मा बजट में विसंगति तथा ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ जलवायु परिवर्तन की भी आशंका जताई जा रही है। तो वही चीज़ है कि जब पर्यावरण में मानवीय हस्तक्षेप होगा, पर्यावरण का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करेंगे, तो इससे क्या होगा? जो औसत तापमान है पृथ्वी का वो बढ़ जाएगा।
यानी कि हमारे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और जब तापमान में वृद्धि होगी तो तमाम तरह की समस्याएं आएंगी। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आता है। ये हम लोगों ने बात कर ही लिया कि सूर्य से जो पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त होती है कैसे आती है, छोटे छोटे बंडलों पैकेटों के रूप में आती है। अब यहाँ देखिए सूर्य तप कहते किसे हैं, यहाँ परिभाषा मैंने यहाँ पे दिया है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली इस ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण अथवा सूर्य तप या इंसोलेशन कहते हैं। यानी सी कहने का मतलब ये है कि जो सूर्य से पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है, उसे ही हम लोग सूर्य तप कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल परिभाषा है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली इस ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं, इंग्लिश में इंसोलेशन कहते हैं, और इसी को आगामी सौर विकिरण कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा का प्रधान स्रोत उसका आंतरिक भाग है। अब भाई सूर्य को ऊर्जा कहाँ से मिलती? पृथ्वी को तो ऊर्जा सूर्य से प्राप्त हो जाती है, लेकिन सूर्य को ऊर्जा कहाँ से मिलती, कहाँ से लाता है सूर्य? तो सूर्य की ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? उसका आंतरिक भाग, यानी जो सूर्य है उसका केंद्रीय भाग है, जहाँ पर अत्यधिक दबाव तथा उच्च तापमान के कारण नाभिकीय संलयन होता रहता है। सूर्य जो है इसके नाभिक में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, यानी जो परमाणु हैं वो आपस में टकराते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, और इसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। वही ऊष्मा हम लोग को मिलती है। वर्तमान में जिस प्रकार मानवीय हस्तक्षेप के प्रभाव से पर्यावरण के दोहन तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि हुई है, इससे न कि ये सारी चीज़ें तो हम लोग पढ़ चुके हैं। सूर्य की बाह्य सतह यानी फोटोस्फीयर, सूर्य की बाह्य सतह को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। यहाँ से निकलने वाली ऊर्जा छोटे छोटे पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होती है, जिसे फोटोन कहते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था शुरू में ही, छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, और उस बंडल को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। इसका प्रवाह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। अब पृथ्वी की आकृति भूआभ है, यानी ज्वाइड है। पृथ्वी की अपनी एक अलग आकृति है। पृथ्वी ना तो गोल है, ना तो चौकोर है, ना तो आयताकार है, ना तो त्रिभुजाकार है। पृथ्वी की एक अपनी अलग आकृति है, जिसको भूआभ बोलते हैं या ज्वाइड बोलते हैं। अब इस कारण सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी सतह पर तिरछी पड़ती हैं, जिस कारण पृथ्वी सौर ऊर्जा का बहुत कम अंश ही प्राप्त कर पाती है। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति ऐसे है, थोड़ा अंडाकार है लगभग, ऊपर और नीचे थोड़ी चपटी है। इससे क्या होता है? सूर्य की किरणें कई जगहों पे तिरछी प्राप्त होती हैं। जब तिरछी गिरती हैं सूर्य की किरणें, तो वहाँ पे ऊर्जा का वितरण असमान हो जाता है। जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी गिरेंगी वहाँ पे अधिक ऊष्मा प्राप्त होगी, और जहाँ पे तिरछी पड़ेंगी वहाँ पे कम। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.9 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। अब इसको समझ लीजिए, हमें सूर्य से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है यहाँ पे बताया गया है। मान लीजिए पृथ्वी का कोई सतह है या वायुमंडल की कोई ऊपरी सतह है, ठीक है। वायुमंडल का कोई ऊपरी सतह है, उसके 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर, 1 सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्रफल पर 1 मिनट में लगभग 1.94 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मैंने क्या कहा? वायुमंडल का जो सतह है, उस सतह के 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 मिनट में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1.94 कैलोरी। इसको सौर स्थिरांक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक। तथा इसको लैंजली से व्यक्त किया जाता है। लैंजली इकाई है, जैसे हम लोग किलोग्राम, लीटर, मीटर ऐसे नापते हैं ना, तो ऐसे ही सौर
सौर ऊर्जा को नापने की इकाई क्या है? लैंजली है। ये देखिए, लैंजली एक क्षेत्र पर ऊर्जा वितरण की इकाई है। इसे ऊष्मा का घनत्व भी कहते हैं और यह सौर विकिरण को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आप देखिए सौर विकिरण, यह सूर्य है और यहाँ से सौर विकिरण प्राप्त हो रहा है पृथ्वी को। अब आप देखिए, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, देखिए जैसे ये तो हो गया आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और इसके ऊपर जाएंगे तो हम ध्रुवों की तरफ चले जाएंगे, नीचे जाएंगे तो भी ध्रुवों की तरफ चले जाएंगे। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे किरणें तिरछी पड़ेंगी, यहाँ पे भी तिरछी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे बीच में सीधी पड़ेंगी। पृथ्वी की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौरिक विकिरण को सूर्यताप कहते हैं। यानी पृथ्वी की सतह पर सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्यताप कहते हैं। सूर्यताप के वितरण में मंडलीय वितरण के साथ साथ स्थानीय वितरण तथा कालिक वितरण में भी विषमता पाई जाती है। वही चीज़ है कि सूर्यताप यानी जो ऊर्जा है सूर्य से प्राप्त होने वाली, वो मंडलीय वितरण के साथ साथ स्थानीय तथा कालिक वितरण में भी विषमता पाई जाती है। अब ये समझ लीजिए इस लाइन का मतलब, कहने मतलब कई मंडल हैं हमारे वायुमंडल में मैंने बताया कई परतें हैं, तो उसमें क्या है, अलग अलग परतों में सूर्यताप की मात्रा अलग अलग होती है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ स्थानीय अंतर होता है, जैसे अलग अलग स्थानों पर भी अलग अलग सूर्यताप की मात्रा प्राप्त होती है। जैसे ध्रुवों पर कम होगी, विषुवत रेखा, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा के पास आएंगे सूर्यताप की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो ये क्या हो गया? स्थानीय। फिर कालिक वितरण भी होता है। कालिक वितरण का मतलब समय के अनुसार सूर्यताप की प्राप्ति घटती बढ़ती रहती है। जैसे ठंडियों में सूर्यताप की मात्रा कम प्राप्त होती है, गर्मियों में ज़्यादा प्राप्त होती है। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्यताप की मात्रा में कमी आती है। यानी जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो सूर्यताप की मात्रा में कमी आएगी। इसके अलावा अपसौर यानी कि एफिलियन 4 जुलाई को होता है, और उपसौर 3 जनवरी की स्थिति में भी सूर्यताप की मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। फिर है अपसौर का मतलब जब पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे से सबसे अधिक दूरी पर होते हैं, और उपसौर का मतलब जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है, यानी बहुत कम दूरी होती है। सूर्यताप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन हर मौसम प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्यताप अधिक और शीत ऋतु में कम प्राप्त होता है। वही मैंने आपको बताया समय के अनुसार, जैसे ठंडी में यानी शीत ऋतु में सूर्यताप कम प्राप्त होगा और गर्मी में यानी ग्रीष्म ऋतु में अधिक प्राप्त होगा। ये तो सूर्यताप हो गया और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थीं वो हो गई। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है सूर्यताप से रिलेटेड, सूर्यताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारण या कारक, चाहे आप कारण बोलिए या कारक बोलिए, तो इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सूर्यताप क्या है आप लोग समझ गए होंगे। सूर्यताप बेसिकली होता है सूर्य से प्राप्त होने वाली पृथ्वी को जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है वही सूर्यताप है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।